आज का टॉपिक है स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटर। इस डिस्कशन में थियोरेटिकल कंसिडरेशन थोड़ा सा कम ही होगा। प्रैक्टिकली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे पावर प्लांट में जो 210 मेगावाट जनरेटर यूज होता है उसमें स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम काम कैसे करता है। यू आर गोइंग टू लर्न 4 टॉपिक्स रिगार्डिंग स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। पहले तो हम लोग समझेंगे ऑल्टरनेटर में एक्साइटेशन सिस्टम का जरूरत ही क्यों है। सेकेंडली एक्साइटेशन सिस्टम कैसे काम करता है और इसका डिफरेंट कंपोनेंट का काम क्या है। और लास्टली इस एक्साइटेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में जाने का जरूरत पड़ा। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के डिटेल्स में जाने से पहले चलो समझ लेते हैं एक्साइटेशन सिस्टम का एक्चुअल जरूरत क्यों है। जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा जनरेटर का आउटपुट से पावर प्रोड्यूस करने के लिए जैसे एक टरबाइन को जरूरत पड़ता है जो जनरेटर का रोटर को रोटेट कराता है। इसके साथ साथ जरूरत पड़ता है एक मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटर प्रोड्यूस करता है, और रोटर मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें दिया जाएगा, और यही डीसी सप्लाई एक्साइटेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये डीसी सप्लाई तो हम लोग बैटरी के थ्रू भी दे सकते हैं, इतना बड़ा तामझाम का क्या जरूरत है। एक्साइटेशन सिस्टम का बेसिक फंक्शन तो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, लेकिन जनरेटर के टर्मिनल में जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर लोडिंग होता है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता रहता है। लेकिन ग्रिड का स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, लोडिंग कुछ भी हो। सो एक्साइटेशन सिस्टम इस डीसी सप्लाई को रेगुलेट करके सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जिससे ग्रिड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। एक्साइटेशन सिस्टम काम कैसे करता है। अगर एक साथ सब कंपोनेंट को समझने का कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जनरेटर का आउटपुट से पावर प्रोड्यूस करने के लिए रोटर में एक्साइटेशन पावर प्रोवाइड करना है। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में ये एक्साइटेशन पावर जनरेटर का आउटपुट से ही लिया जाता है, लेकिन जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा हाई होता है 15.75 kV, उसको डायरेक्टली थोड़ी ना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है और इसका पर्पस तो है एक्साइटेशन प्रोवाइड करना, इसी के लिए इसका नाम है एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर। दिस इज बेसिकली ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में तुम लोग देखे हो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहता है, लेकिन एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल नहीं रहता है, एयर रहता है। और 210 मेगावाट जनरेटर के लिए एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है 2500 kVA। एक्चुअली एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर कितना रेटिंग का होगा वो डिपेंड करता है जनरेटर का आउटपुट पे। सो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कैपेबिलिटी ऑफ दिस जनरेटर डिसाइड दिस रेटिंग। सो जो भी हो, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन है जनरेटर का हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके एवीआर में सप्लाई प्रोवाइड करना। नाउ एवीआर मीन्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। दिस इज द हार्ट ऑफ द स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम। एवीआर के अंदर 4 थायरिस्टर बैंक रहता है, और एक थायरिस्टर बैंक बेसिकली 6 पल्स फुल्ली कंट्रोल बीज होता है, और इस थायरिस्टर बैंक का फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एवीआर का इनपुट वोल्टेज देखो कांस्टेंट है जो 575 वोल्ट होगा, लेकिन एवीआर से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो वेरिएबल डीसी वोल्टेज होगा। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर जो 4 थायरिस्टर बैंक होता है वो N-1 मेथड पे काम करता है। इसका मतलब थोड़ा समझ लो, अगर इस 4 थायरिस्टर बैंक में से एक थायरिस्टर बैंक काम नहीं करता है तब भी इस जनरेटर से 100% लोड प्रोवाइड करना पॉसिबल है। दैट्स वाई इट इज N-1। लेकिन अगर 2 थायरिस्टर बैंक इनऑपरेटिव हो जाए तो जनरेटर का लोडिंग 50% कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारा लॉजिक और भी है, जैसे बहुत सारा लिमिटर एवीआर में काम करता है, और इसका डिफरेंट कंपोनेंट जैसे एरर डिटेक्टर यूनिट, एम्पलीफायर, ग्रिड कंट्रोल यूनिट, पल्स एम्पलीफायर, सबके बारे में एवीआर से रिलेटेड जो डेडिकेटेड वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी हो, अभी के लिए कॉन्सेंट्रेट करो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम पे ही। तो एवीआर से जो वेरिएबल डीसी प्रोड्यूस्ड हुआ वो फील्ड ब्रेकर के थ्रू जनरेटर रोटर में पहुंचता है, और जनरेटर का रोटर रोटेटिंग पार्ट होने के कारण हम लोग को स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज़ करना पड़ता है। इस डायग्राम में देखो, इसी कार्बन ब्रश असेंबली के थ्रू रोटर में पावर सप्लाई जाता है, और इस करंट कैरिंग प्रोसेस में एक मेन कंपोनेंट होता है सीसी बोल्ट, मतलब करंट कैरिंग बोल्ट। जब प्रैक्टिकली तुम लोग जनरेटर में काम करोगे तब इस सीसी बोल्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में और भी तुम लोग समझोगे। अब देखो, एवीआर में एक सेट पॉइंट प्रोवाइड करने का ऑप्शन होता है। ये बेसिकली क्या है, जनरेटर के आउटपुट से तुमको कितना वोल्टेज चाहिए वही तुमको यहाँ पे सेट पॉइंट डालना है। मान लो 15.7 तुम डाल दिए और एवीआर को ऑटो मोड पे तुम छोड़ दिए, तो ये जो एवीआर का आउटपुट वोल्टेज है इसको एडजस्ट करता रहेगा, और लोडिंग जनरेटर पे कुछ भी हो जनरेटर आउटपुट पे 15.7 kV ही मेंटेन करेगा। इसके अलावा एवीआर का और एक मोड होता है मैनुअल मोड,
जब एबीआर मैनुअल मोड पे होता है, ऑपरेटर को इस जनरेटर आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना रहता है, क्योंकि जनरेटर आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए उससे ग्रिड का स्टेबिलिटी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम एबीआर ऑटो मोड पे ही रहता है। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज फिल फ्लैशिंग। इनिशियली वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए फिल फ्लैशिंग का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इस एक्साइटेशन सिस्टम में देखो एक्साइटेशन पावर तो जनरेटर का आउटपुट से ही लिया जा रहा है। तो इनिशियली जब जनरेटर में हम लोग वोल्टेज बिल्डअप करेंगे तब यहाँ पे तो कुछ वोल्टेज नहीं है ना, तो एक्साइटेशन पावर कहाँ से आएगा? इसके लिए एक सेपरेट सप्लाई दिया जाता है। वो एसी सप्लाई भी हो सकता है वरना डीसी सप्लाई भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में ये एसी सप्लाई यूज़ होता है, उसको रेक्टिफायर ब्रिज के थ्रू रेक्टिफाई करके एवीआर में डाला जाता है। इनिशियली फ्यू सेकेंड्स के लिए जो नो लोड एक्साइटेशन रिक्वायरमेंट होता है वही फील्ड फ्लैशिंग प्रोवाइड करता है, और वोल्टेज बिल्डअप होने के बाद ये एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर तो है ही, इसी के थ्रू एक्साइटेशन प्रोवाइड होता है। सो फील्ड फ्लैशिंग इस एक्साइटेशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना वोल्टेज बिल्डअप स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज एफडीआर, फील्ड डिस्चार्ज रेजिस्टेंस। ये बेसिकली एक वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होता है तो इस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और ये एफडीआर जनरेटर रोटर को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कंपोनेंट फंक्शन में आता है जब जनरेटर को शट डाउन देना रहता है। देखो जनरेटर का जो रोटर वाइंडिंग है वो बेसिकली इंडक्टिव नेचर का है, तो अगर इसमें व्हील ब्रेकर को ओपन करके इसका करंट को हम लोग ब्रेक करते हैं तो हाई डीआईडीटी के कारण एक हाई वोल्टेज रोटर वाइंडिंग के अक्रॉस प्रोड्यूस्ड होता है, जो रोटर वाइंडिंग का इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए जब फील्ड ब्रेकर ओपन होता है ये एफडीआर रोटर वाइंडिंग के अक्रॉस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे रोटर के फील्ड वाइंडिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इस रेजिस्टेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है और रोटर वाइंडिंग डैमेज होने से बच जाता है। तो ऑल्टरनेटर के टोटल एक्साइटेशन सिस्टम में ईच कंपोनेंट का फंक्शन क्या है और वो कैसे वर्क करता है हम लोग समझ लिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का जरूरत पड़ा। स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में देखो एबीआर डायरेक्टली रोटर वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम तुम लोग देखोगे उसमें मल्टीपल स्टेजेस होता है, जिसके कारण ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का रिस्पॉन्स रेशियो 2 से ज़्यादा होता है। लेकिन तब भी हायर कैपेसिटी वाला जनरेटर पे ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही यूज़ होता है। इसके पीछे मेन कारण है ये कार्बन ब्रश असेंबली, जिससे बहुत ज़्यादा करंट हम लोग रोटर में भेज नहीं सकते हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम है कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग में फ्रिक्शन के कारण कार्बन ब्रश का इरोशन होता है, जिसके कारण डेली मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। ये दो रीजन के कारण मेनली स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम का रिस्पॉन्स रेशियो बहुत अच्छा होने पर भी हाई रेटिंग जनरेटर के लिए ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।